क्लास के एंड में और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए हो, वो लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर यू गाइज रेडी? यस मैम। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात किसकी आएगी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? बताइए जरा। चार्ज पर यूनिट टाइम। मैम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही। किस में मेजर करते हैं? एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, और सिंबल आपका क्या हो जाता है? आई। ठीक है, दो तरीके के आपके पास करंट हो सकते हैं, आई एवरेज या आई इंस्टेंटेनियस। क्या फर्क है बताओ? आई एवरेज, सॉरी आई इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालते हैं। किसी इंस्टेंट पे, किसी हाँ, किसी इंस्टेंट instant पे। करंट कॉन्टिन्यूस फ्लो कर रहा है ना हमारे पास, तो जिस इंस्टेंट की आप बात कर रहे हो, तो हम उसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं? dq बाय में dt। और अगर एवरेज की बात करें कि फॉर सम टाइम टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेल्टा क्यू बाय में डेल्टा टी। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन देती हूँ, इस पे वो करिए आप। मान लीजिए आपके पास चार्ज है टी स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 4। आपको निकालना है आई इंस्टेंटेनियस एंड आई एवरेज। फाइंड आई इंस्टेंटेनियस एंड आई एवरेज एट t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। और ये निकालना है इंस्टेंटेनियस, आपको निकालना है t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। एक ये क्वेश्चन है, एक आपके पास ये क्वेश्चन है कि आई एवरेज t इज इक्वल टू 0 से 2। बताइए कितना आएगा? आई इंस्टेंटेनियस कितना आएगा एंड आई एवरेज कितना आएगा? आई इंस्टेंटेनियस 8 आएगा। 8 और आई एवरेज इज इक्वल टू 6। 8 आएगा पक्का? यस मैम। यस मैम, 8 है। ये क्या हो जाएगा आपके पास? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, 2t प्लस में 2। 2। ठीक है, t का वैल्यू मैंने कितना दिया है आपको? 3 सेकेंड। 3 टू द 6 प्लस 2 8 एम्पियर। आई एवरेज कितना हो जाएगा? आई एवरेज बताइए। 4। 4। यस मैम 4। गुड, 4 एम्पियर। समझ में आया कैसे निकालना है? ये तो बहुत इजी सी चीजें थी। वो होता है ना, कई बार हम लोग चीजें स्टार्ट करते हैं तो वार्म अप के लिए छोटी मोटी एक्सरसाइज करते हैं, ये उस तरीके से क्वेश्चन था। अच्छा, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है बेटा? अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो। यस, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आपको पता है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसके ऊपर हमने कोई बैटरी नहीं लगा रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मूव करते हैं, बट जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं या बैटरी लगाते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो इनको एक डायरेक्शन मिल जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, पता है ऐसे क्यों किया गया? मैम आई एवरेज 4 कैसा आएगा बता दो। आई एवरेज 4 कैसे आया? पहले t इज इक्वल टू 0 के लिए निकाल लो, और फिर t इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लो। टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2। ठीक है, मैम पहले जो हमें चार्ज गिवन है उसका डेरिवेटिव किया तो 2t प्लस 2 आ गया वो, तो इसमें t की वैल्यू बस 0 2 रख के करेंगे सॉल्व। हाँ जी। देखो बाकी कैसे निकाला बच्चे, बताओ। जिसने भी 4 निकाला बताओ कैसे निकाला है? मैम t की जगह पहले 0 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर माइनस करते हैं। अच्छा, ऐसे निकाला है। मुझे लगा आप लोगों ने सही निकाला होगा। देखो, चार्ज, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आप चार्ज टोटल कैसे निकालोगे? वो तो आपने चार्ज निकाल दिया ना 0 पे और 2 पे। टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? हाँ जी बच्चों, बताओ भाई। मैम इंटीग्रेट करके नहीं करेंगे? इंटीग्रेशन कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा आपके पास 0 से 2 तक। ठीक है, फिर उसको dq बाय dt कर देना। क्लियर है? यानी कि टोटल चार्ज जैसे ही आपके पास आएगा इंटीग्रेट करके, फिर आप उसका टाइम जो है 0 से 2 के लिए इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे 2 सेकेंड। ओके।
ठीक है, मैम बिल्कुल। अगर दूसरे तरीके से जैसे भाई बता रहा है वैसे करेंगे तब भी तो आ रहा है आंसर। अगर जो बता रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि टाइम 0 के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है, और टाइम 2 के ऊपर चार्ज कितना है, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये इसके बीच में टाइम, जो बीच का टाइम है 1 सेकेंड वाला, उसके साथ भी तो चार्ज वेरी कर रहा है ना बेटा। यस सर। ठीक है, चार्ज तो टाइम के साथ हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो आपको उस टाइम के विद रिस्पेक्ट टू में इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज निकालना, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर देना। ठीक है, डायरेक्शन, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये क्यों लेते हैं करंट का डायरेक्शन, हम इसके अपोजिट क्यों लेते हैं, कभी सोचा आपने? जनरली देखो, हमेशा हम बोलते हैं कि कोई भी चीज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है, ठीक है, या फिर हमारे पास वाटर फ्लो कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो कन्वेंशंस को ठीक रखने के लिए करंट का डायरेक्शन हम लोगों ने इधर लिया है, मतलब ये सोचा गया था कि सभी कन्वेंशन सही रहे, उसके लिए करंट का डायरेक्शन किधर ले लिया, इस डायरेक्शन। समझ में आया आज? यस मैम। ओके, चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी पे आ जाते हैं। देखिए, जब हमने उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा रखा, मान लो ये है आपके पास, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो रैंडमली मूव कर रहे हैं, इसको हमने बैटरी से नहीं जोड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ऐसे ले लो यू एवरेज, ये कितना होगा, 0, क्योंकि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, तो टोटल जो वेलोसिटी है एवरेज वो 0 हो जाएगा। क्या एवरेज स्पीड 0 होगा? नो मैम। एवरेज स्पीड 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0, सारा कैंसिल आउट नहीं करेगा। ठीक है, अब बताइए मुझे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या समझते हैं आप? मैम जो पोटेंशियल डिफरेंस एवरेज टाइम, एवरेज स्पीड जो होती है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टक्कर मारता हुआ जा रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इधर लगेगा, कितना लगेगा, E इंटू में कैपिटल E, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मतलब बैटरी से लगा दिया, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है E इंटू में कैपिटल E इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब आगे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उससे टक्कर खाएगा, जैसे ही इसको एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन इसका लॉस ऑफ एनर्जी भी हो जाता है ड्यू टू कोलिजन। तो ऐसा नहीं है कि उसका कॉन्टिन्यूअसली जो है वो स्पीड बढ़ता जा रहा है, उसका स्पीड घट रहा है, बीच में कोलिजन के थ्रू घट रहा है। तो ओवरऑल एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी क्या है जिससे वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, VD। ठीक है, अच्छा निकालेंगे कैसे, अच्छा दो तीन चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई एल होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ L है, इसमें फील्ड E लग रहा है, तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू V बाई एल होगा। फोर्स कितना हो गया, M इंटू A। कैपिटल E लगेगा किधर, डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट। अगर हम ये नहीं लगा रहे हैं तो यहाँ हम माइनस लगा देते हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको साइन दिखाने का जरूरत नहीं हो, तो माइनस का मतलब ही क्या है कि वो अपोजिट टू द फील्ड जा रहा है। ठीक है, फोर्स को आप मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा, कितना आ रहा है, माइनस E कैपिटल E बाय में M। समझ में आई ये बात? अब आगे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मानते हैं एक स्मॉल n, देखिए एक 10 टू द पावर 29 के आसपास इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं लगभग, एवरेज बता रही हूं मैं। तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे हम इसमें करंट या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो A इंटू L हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया मेरे पास, n इंटू में AN। ठीक है, टोटल चार्ज निकल जाएगा, ये क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें से फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, N इंटू E। NaL, ये आपके पास टोटल चार्ज हो गया। अब मैं टोटल करंट नहीं निकाल सकती क्या इसमें से, dq बाई dt कर लो, dq बाय में dt, दिस इज इक्वल टू ENA dl बाय में dt। अब इस लेंथ में से जो
जा रहा है डीएल बाई डी टी स्पीड से, स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे, वीडी, ई एन ए वीडी लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, इसको ये बताओ पहले। जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से यहां तक, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही जाएगा ना। तो अगर यहां से यहाँ की मोशन की बात करूं, लेंथ कितना कवर किया है उसने डिवाइडेड बाय जो टाइम लिया है उसको मैंने वीडी ले लिया, टोटल डीएल बाई डी वीडी हो गया। तो ई एन ए वीडी, इसको मैं लिख सकती हूँ आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? मैम आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की भी अभी डेरिवेशन कराई है? हाँ मैंने थोड़ा सा आपको निकाल के बताया, क्योंकि देखो क्वेश्चन आपके कहाँ से घुमाते हैं, हो सकता है आपसे ये पूछ ले, हो सकता है इसका रिक्वायरमेंट हो सकता है इस फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट हो, तो मैंने थोड़ा उसको डिराइव करके बताया कि कैसे निकल रहा है। E is equals to V by L कैसा है? क्या चीज बेटा? E is equals to V by L कैसा है? ई, ये रिलेशन था ना जो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वही लिखा है आपने? ये हाँ बेटा यही है जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल से क्या रिलेशनशिप निकलता है, E इज इक्वल पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू V बाय L। ठीक है, तो ये आपके पास, इसको मैं कैसे याद रखती थी, वीना नाम से याद करती थी, V D E N A, इसको मैं वीना बोल लेती थी, वीना। तो आपको याद रहेगा कि क्या क्या उसके अंदर टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, आगे स्लाइड है हमारे पास, यस यहाँ कर लेते हैं। मोबिलिटी क्या होता है बेटा? फॉर्मूला पता है किसी को? इसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यस मैम, ये मैम सेमीकंडक्टर में भी है फॉरवर्ड रेफरेंस, और मैम इसका जो फॉर्मूला है इसका मैम वो है वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं कैसे आता है ये। अभी देखो ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, इसको कोलिजन हो रहा है, इधर कोलिजन हो रहा है, ऐसे कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से इनका जो हम एवरेज वेलोसिटी लेते हैं वो वीडी लेते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो मान लीजिए कि एक इंस्टेंट पे जैसे ही उसका टक्कर लगा, क्या मैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूं? फॉर दैट वन इंस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी आप 0 ले लो, और फाइनल वेलोसिटी मान लो उसका क्या है, वीडी आ गया। जो उसने टाइम लिया, आपको पता है कि दो ये जो कोलिजन हो रहे हैं ना, आपके पास सक्सेसिव कोलिजन है, इनके बीच के टाइम को मैं क्या बोलती हूँ, रिलैक्सेशन टाइम, टॉ। ठीक है, और इसको अगर मैं यूज करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर है, तो यहाँ पर वी डी इज इक्वल टू ये 0 हो गया, प्लस में ए टॉ। ए अभी हमने पीछे निकाला, बताओ कितना था? स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इनटू में टॉ, दिस इज वी डी। समझ में आया? अब यहाँ रख दो इसको, ई कैपिटल ई टॉ बाय में एम, और इसमें नीचे ई से ई कैंसिल हो गया, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ई टॉ बाय में एम। समझ में आई बात? आपने वीडी के साथ मॉड्यूलस लगा रखा है? हाँ, आप साइन ले लो, क्योंकि देखो वेलोसिटी है तो उसका डायरेक्शन तो है ही ना, तो एवरेज हम लोग क्या ले रहे हैं वहां पे, उसका पॉजिटिव क्वांटिटी ले लो। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन का करके दिखाया है, वैसे जो पूरा डेरिवेशन है वो सबका सम करके अलग अलग, जैसे U1 U2 U3 ऐसे आप अलग अलग लोगे, V1 V2 V3 ऐसे लोगे, और टाइम जो है टोटल एवरेज जो निकलेगा उसको टॉ रखेंगे। तो मैंने ओवरऑल एक पिक्चर दिखाई कि इस तरीके से ये चीज निकल के आ रही है। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो मोबिलिटी पे, और जो करंट का फॉर्मूला पीछे किया, और ये जो 2-4 फॉर्मूले अभी करे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा किसकी, मैम हाँ जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में ना बहुत सारे और भी थे, जैसे कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इन सब के अब वो फॉर्मूला मैं से तो वो रिलेटेड है। मैं वो आपको अभी सारे बता रही हूँ, देखो इधर ही बता देते हैं। आपने अच्छा मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ ना, कहाँ गया फॉर्मूला मेरा, ये रहा। इसको ये आई, इसको छोड़ो, आई ले, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यही है ना, यही है यस भाई। मैम। और मैम। वी डी हमारे पास क्या निकल के आया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एन ई ए, ये देखो यहां से जो हमने निकाला है, स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय में एम, निकल गया। ई को मैं वी बाय एल लिख दूं, एन ई ए, आपके पास यहाँ स्क्वायर आ गया, एन ई स्क्वायर ए, ई को वी टॉ बाय में एम एल, दिस इज इक्वल टू करंट। आपको पता है v इज इक्वल टू आर आई होता है, बता दो इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा,
रेजिस्टेंस कितना लिखूं? ml upon ne square यस, एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये रेजिस्टेंस हो गया। इससे हम बहुत सारे अभी रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसी से बता दो देख के, रेजिस्टिविटी क्या होगा? M by N square एलिमिनेट हो जाएगा। ये m बाय में एन ई स्क्वायर ए, मैम टाउ आएगा ये, टाउ भी आएगा, ठीक है। मैम ए नहीं आएगा। ए नहीं आएगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना, यस ए नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी देखो यहाँ से एक चीज निकल के आती है, अगला टॉपिक इसी पे है, यहाँ से ही निकल के आएगा। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे आप कंडक्टर के अक्रॉस, तो बताओ क्या क्या चीजें हो सकती है। एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो n बढ़ सकता है, और जो रिलैक्सेशन टाइम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कम हो सकता है। तो इसी से आपके रिजल्ट्स निकल के आएंगे, अभी वो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। पहला केस लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ, तो अगर कंडक्टर का केस है, अगर मान लीजिए कंडक्टर का केस है, तो अगर हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, R इक्वल्स टू एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टॉ, या रेजिस्टिविटी में लिखो m बाय में एन ई स्क्वायर टॉ। तो यहां से आप देख सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, n कैन इंक्रीज, और टॉ डिक्रीजेस। सेम चीज यहाँ पे, n कैन इंक्रीज, टॉ डिक्रीजेस। तो मुझे बताओ कि कौन सा डोमिनेट करेगा? अगर n बढ़ेगा तो इसके हिसाब से तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर टॉ डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो कौन सा फैक्टर लूं मैं? फिर से बताना। देखो डिनोमिनेटर में ही है ना दोनों टर्म, एन बी और टॉ बी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा क्योंकि वो टर्म डिनोमिनेटर में है। यस और नो? यस मैम। मैम टेम्परेचर बढ़ रहा तो नंबर तो घटना चाहिए ना, वो इनवर्स रिलेशन में है। तो अभी बताती हूँ ना, तो वो आया क्यों है इनवर्स में, आप ये देखो, ठीक है। आप पहले इमेजिन करो कि n अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा? घटना चाहिए उसके हिसाब से तो। लेकिन अगर रिलैक्सेशन टाइम की अगर बात करें हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, तो फॉर्मूले से अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन फैक्टर डोमिनेट करता है बेटा ये वाला, ये फैक्टर डोमिनेट क्यों करता है? क्योंकि ऑलरेडी कंडक्टर्स में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, 10 टू द पावर 29 के अराउंड। अगर उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ भी गए n का वैल्यू, तो इतना नहीं बढ़ सकता कि उसका वैल्यू डिक्रीज कर दे। लेकिन रिलैक्सेशन टाइम पे बहुत इफेक्ट आ जाएगा, इसलिए ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है कि r अगर इंक्रीज कर रहा है, सॉरी टॉ अगर डिक्रीज कर रहा है और r बढ़ रहा है, दिस वन डोमिनेट्स। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अभी सेम चीज यही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है एंड रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है। तो इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप। किस तरह आएगा? रॉ या फिर आर, दोनों ले सकते हैं आप, टेम्परेचर। तो आपके पास किस तरह ग्राफ आएगा? कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। अब सेकंड मटेरियल ले लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, लेकिन मैंने ले लिया सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर। तो इस केस में क्या होगा? इसमें देखो ऑलरेडी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है या नहीं होता? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है या नहीं? इंसुलेटर में तो है ही नहीं, यस मैम। ठीक है। तो उस केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा? मैम एन फैक्टर, एन फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा? एन बढ़ जाएगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। दिस वन डोमिनेट्स। समझ में आया? तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे। ये टेम्परेचर है और ये आपके पास रो और आर है। क्लियर है बेटा सबको? यस मैम। ठीक है। आप समझ सकते हो कि इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन था, एट रूम टेम्परेचर नेग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर एक रिलेशनशिप ड्राइव किया गया कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो आपको याद हो आर एफ इक्वल्स टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसे कुछ किया है? यस मैम।
रो नॉट इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी फॉर टाइम। देखिए अल्फा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदलेगी। अल्फा क्या होता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ बदलेगा। तो हम दो रेंज ले लेते हैं, मतलब दो टेम्परेचर ले लेते हैं, उनके बीच में एवरेज निकाल लेते हैं। तो आर फाइनल इक्वल्स टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी एंड रो फाइनल इक्वल्स टू रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनको आप रिमेंबर करें, याद होना चाहिए आपको। अच्छा चलो एक चीज बताओ मुझे, अल्फा की वैल्यू फॉर कंडक्टर क्या होती है? पॉजिटिव नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर आप यहां से निकालेंगे ना अल्फा की वैल्यू, अल्फा क्या है? आर एफ माइनस में आर नॉट डिवाइडेड बाय में डेल्टा टी, यही है आर एफ माइनस आर नॉट। कंडक्टर के केस में हमने देखा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो अल्फा का वैल्यू तो पॉजिटिव हो गया, राइट। लेकिन अगर हम यही फॉर्मूला देखें सेमीकंडक्टर के लिए तो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। Negative. सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आगे चले। हाँ जी, मैम हाँ जी बेटा। मैम मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, उसमें ना एक जो क्या है उसका नाम, निक्रोम मैम, उसका ग्राफ उन्होंने डिफरेंट दे रखा है, बल्कि वो भी एक कंडक्टर ही होता है। निक्रोम मैम अलॉय तो नहीं है? मैम अलॉय, मैम इसमें अलॉय तो मैम मेंशन नहीं कर रखा। अलॉय but- मिलेगा बेटा। अलॉय का डिफरेंट होता है। अलॉय बनाए इस तरीके से जाते हैं ना कि वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। आई थिंक स्ट्रेट लाइन दे रखा होगा या तो। मैम नहीं मैम, निक्रोम में ना पहले से ही मैम रेसिस्टिविटी दे रखी है ग्राफ के अंदर, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी पहले से ही होती है ना एक। निक्रोम चेक कर लेते हैं। निक्रोम आई थिंक अलॉय है। मैम alloy है. अलॉय है, अलॉय yes। है वो तो मैम मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने गूगल पे अगर सर्च मारा था तो उसमें कंडक्टर दिखा था वो, कि कंडक्टर नहीं देखो, पहले। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस तो उसका भी होगा, ठीक है। उनको मतलब उसका जो लेवल है वो सेट कर रखा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे बिल्कुल टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है ना। अलॉयज का सीन क्या होता है कि उसमें फॉर पर्टिकुलर रेंज उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसमें फॉर पर्टिकुलर रेंज आप देखोगे शायद इस तरीके का ग्राफ होगा, या अगर होगा तो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यस ऐसा मैम, कुछ मिलेगा। यस तो इसका मतलब ये फॉर सर्टेन टेम्परेचर रेंज, मतलब ये आप कह लो कि उसका रेजिस्टिविटी फिक्स हो जाता है। समझ रहे हो? तो अगर मैम मैं वो ग्राफ को, चलो छोड़ो एक बार इसको, अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये है कि जीरो टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। कुछ ऐसा ही ग्राफ है क्या इसका? यस मैम मैम, बट वहां से मैम स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ। अच्छा ऐसे है, स्ट्रेट लाइन। यस मैम। ठीक है, तो वो बेटा वैसे कंस्ट्रक्शन का देखो, अलॉय तो बनाते हैं हमें मिक्स करके, जी ठीक है। हमको कितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी चाहिए जब हम उनको बहुत सारे मान लीजिए किसी भी चीज में हम कोई मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हमको इतना रेजिस्टेंस का वैल्यू अलाउेबल है, उसके हिसाब से हम जो अलॉयज है वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो उसका जो रिलेशनशिप है वो इनसे अलग निकलेगा, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इसके लिए याद रखो कि वो डिजाइन इस तरीके से कि भाई इस तरीके से वेरी करना चाहिए उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। समझ में आया? ओके मैम। मैम अलॉयज का मतलब कि सभी अलॉयज का ऐसे ही होगा? हाँ, डिफरेंट, हर एक अलॉय का अलग अलग होगा, ठीक है। कोई तो हो एग्जाम सकता है में ऐसे तो हो, कोई थोड़ा इस तरीके से हो। तो अलॉय मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, क्या मटेरियल में। देन मैम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं? नहीं नहीं, आप बस इतना याद रखो, अलॉयज तो बहुत, देखो अलॉयज का अलग अलग रहेगा, तो आप ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये एक बार याद रखो, ओके मैम। ठीक है। बट आई विल स्टिल चेक लास्ट के 10 years में कोई अलॉयज पे क्वेश्चन आया होगा तो आई विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अगली क्लासेस में मोस्टली क्वेश्चंस ही होने, ठीक है। चलिए ये हो गया है हमारा। और क्या टॉपिक है फिर अपना नेक्स्ट? ठीक है, तो एक है। अच्छा, रजिस्टर्स, कलर कोड, ये सब आता है? मैम कलर कोड आएगा मैम. यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम कलर कोड. कलर कोड देखो आपके सिलेबस में तो मेंशन है, सीयूईटी वाले में तो हो मैम सकता है। डिलीटेड था हमारा 12th में नहीं था पहले, मैम ये हमारे। क्या कह रहे हो बेटा? मैम पहले 12th में नहीं डिलीटेड था था। मैम। अच्छा देखो, एक बात अपना ये चीज ध्यान रखो कि जो आपका सीयूईटी का सिलेबस है ना उसमें सारी डिलीटेड चीजें हैं, तो आपको सिलेबस तो सारा देखना पड़ेगा। बोर्ड का अलग सीन हो चुका है, बोर्ड में बहुत सारी चीजें अब डिलीट करने लगे हैं, तो आपको करना तो सारा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, जैसे आपको याद हो, इसका कोड याद है? मैम बीबी इसका ना रॉय, मेरे को Yes, हिंदी याद है। ma'am. Yes, बीबी ma'am. रॉय BB और BB ग्रेट Roy, ब्रिटेन Britain. एंड Great Britain, very good wife. वेरी गुड वाइफ, गुड, वेरी वी तो नहीं है ना, हाँ वी भी है, वेरी गुड वाइफ, एंड गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, ठीक है। बी से क्या कलर है? ब्लैक, यस मैम।
ब्राउन, रेड, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इस बी से क्या है भाई, ब्लैक, ब्लू, वॉयलेट, ग्रीन, और ये वाइट है क्या, मैम ग्रीन तो हो चुका है। मैम Grey. ग्रे होगा, ग्रे ग्रे, ग्रे Grey है। आएगा, ग्रे ग्रे एंड व्हाइट, वॉयलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ग्रे वायलेट, ग्रे वायलेट। मैं तो 12th क्लास के बाद आज पढ़ा रजिस्टर कलर कोड। ग्रे, कोई मैम आपका रिवाइज हो जाएगा। मेरा तो रिवाइज हो ही रहा है बेटा। ये हो गया गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है, इसमें इनको वैल्यूज देते हैं हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहीं तक लेना है हमको, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर होता है, मल्टीप्लायर में आपके पास क्या आएगा, 1, 10 to the power 10 की 0. पावर 1, 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 0 इज 1, ठीक है। फिर 10 की पावर 3, ऐसे चलते जाओ बस, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 7, 8 एंड 9, और आपके पास लास्ट आता है क्या, टॉलरेंस, टॉलरेंस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, टॉलरेंस, ये आएगा, तो आई लिख देते हैं। कितना होता है बताओ गोल्ड सिल्वर का, मैम गोल्ड का आपके ये तो 5%. तो आता होगा ना, 20%। 5% होता है ना गोल्ड का, Yes मैम. और सिल्वर का 10% और ये 20%, क्लियर है। अब लिखते कैसे हैं, मान लीजिए आपके पास कोई भी कलर कोड है, आपको ऐसे रजिस्टर्स होते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से कलर कोडिंग होती है, तो कलर को देख के आप बता सकते हैं। तो पहले 2 कलर आपको डायरेक्ट लिखने होते हैं, मान लीजिए पहला कलर ए है, दूसरा कलर बी है, और जो थर्ड कलर है वो आपको मल्टीप्लायर देता है। मान लो पहला कलर आपके पास व्हाइट है और दूसरा कलर ब्राउन है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, ए की जगह 9 और बी की जगह ब्राउन के आगे क्या है 1, इनटू में अगला जो कलर है, मान लो आपके पास है रेड, तो मल्टीप्लायर देगा, रेड के आगे मल्टीप्लायर क्या है 10 to the power 2, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर या कुछ लिखा है, मान लो गोल्ड है, गोल्डन कलर है, तो इसमें हम प्लस माइनस आगे 5% कर देते हैं। समझ में आया कैसे लिखना है? मैम ये कौन मैंने सा बी है, ये कैसे पता चलेगा, ब्लैक, ब्राउन या ब्लू? एक सेकेंड, मल्टीप्लायर और आपके पास फिर आएगा प्लस माइनस टॉलरेंस। क्या कह रहे हो बेटा, आप बताओ। ये बी आपने कौन से लिए, ब्लू, ब्लैक या ब्राउन? ये आपके पास कलर तो आपको मेंशन होगा ना, ये तो चलो अभी मेरे Okay. सारे एक ही कलर है, तो लेकिन जब क्वेश्चन में मेंशन होगा या पिक्चर जब आपको दी होगी, आपका ओरिजिनल प्रैक्टिकल आप देखोगे, उस पे तो कलर दिख जाएगा, ओके मैम। ठीक है, उससे पता लग जाएगा। चले मैम आगे। ट्रिक है क्या याद करने की है? क्या बेटा? मैम इसकी ट्रिक क्या है बता दो, ये ये याद ये करने बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, ओके ऐसे याद करना, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, बस यही है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किया था, अब हम क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। आपको पता ही होगा फॉर्मूला, बताओ जरा क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है, तो इसके अक्रॉस क्या चीज सेम होगा, वी सेम होगा, आई सेम होगा, क्या सेम होगा, आई। मैम आई सेम होगा। यस, तो इसके अक्रॉस V1, V2, V3 ऐसे ही आएगा ना। तो टोटल V आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस में V3, राइट। अब V1 की जगह आप पुट कर सकते हो, V इज इक्वल टू क्या है, RI, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1I प्लस R2I प्लस R3I, और ये टोटल V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मान लो कि आपके पास इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या है, ये हो गया R इक्विवेलेंट, ये टोटल वोल्टेज हो गया आपके पास, इसको ऐसे लिख दूं R इक्विवेलेंट इनटू I, क्लियर है। तो यहां से I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। अच्छा, कैपेसिटर्स के केस में क्या था, उल्टा था ना, Yes 1 मैम. upon R1 R2। इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाता है,
ठीक है, ये तो था सीरीज का केस। चलो यही कर लेते हैं हम लोग पैरेलल वाला भी। पैरेलल केस में क्या होएगा आपके पास, ये सब तो आता होगा आपको, ऐसे बहुत इजी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हलवा लग रहा होगा ऐसे, कितना मक्खन चल रहा है, क्लास इतनी मजेदार। मान लो ये है आपके पास, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये भी है। अब इसमें क्या चीज सेम होती है, वोल्टेज सेम है ना, Potential. हो जाएगा I1 I2 I3। सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, V इज इक्वल टू RI होता है। I को हम लिख सकते हैं V बाय R, तो यहां मैं लिख लूं V बाय में R इक्वलेंट, ये हो जाएगा V बाय में R1 प्लस में V बाय में R2 प्लस में V बाय में R3। तो निकल गया फॉर्मूला अपना, 1 बाय R इक्वलेंट कितना आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, ma'am. चलो चलो किरचॉफ्स लॉ बता दो क्या होता है, कितने होते हैं? मैम 2 लॉ होते दो। हैं इसके। केवीएल केसीएल। आपके पास 2 लॉज होते हैं, एक करंट के लिए होता है और एक voltage। वोल्टेज के लिए होता है। वोल्टेज के लिए। ठीक है, करंट वाला क्या कहता है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू एनी जंक्शन इज 0। एल्जेब्रिक सम Ma'am, of at या current to? in any junction is 0। इजी है, इस पे तो आपने बहुत क्वेश्चन किए होंगे। Yes, ma'am. मान लो यहाँ से I1 आ रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल आपके पास सम होगा, जो आ रहा है करंट वो जा रहे वाले करंट के इक्वल होना चाहिए। तो I1 equals to I. प्लस I3 माइनस सॉरी I1 प्लस I3 माइनस I2 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वोल्टेज में क्या होता है आपके पास, एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज। आगे बताओ क्या लिखूं, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कह लो। कंप्लीट दिस लाइन। मैम ये भी 0 होता है। इन 0। लूप, क्लोज लूप क्या होगा, इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अच्छा ये बताओ, ये जो लॉ है किसकी वजह से है? ये वाला जो लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से है, Yes, ma'am. और सेकंड वाला एनर्जी। Conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ। एनर्जी। अच्छा ये बताओ, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वो कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर, आप ऐसे लिख सकते हो। पाथ पे डिपेंड नहीं करा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो इजी था। चलिए आगे चलते हैं। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मुझे एक दो चीजें बताओ, ईएमएफ क्या होता है? मैम पोटेंशियल Maximum डिफरेंस potential of a cell. या जब आपके पास एक सेल की हम बात कर रहे हैं तो उसके इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, और उसमें से हम कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मान लो कोई भी बैटरी है, उसके इलेक्ट्रोड्स में के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगा के चेक करा, तो उसमें उसका जो वैल्यू आएगा वो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ईएमएफ आ रहा है, उसमें से हम कोई करंट नहीं ले रहे हैं, वो तब की बात चल रही है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? मैम रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट Ma'am, resistance of a cell. या Small जो आपके पास सेल है, बैटरी है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इनकी वजह से वो करंट को अपोज करते हैं, वहां पर भी एक रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो बता दो चलो। तो मैम सर्किट का ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। हाँ, जब आपके पास आप क्लोज सर्किट की बात कर रहे हो, टर्मिनल में इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे इसको स्मॉल आर से करते हैं, इसको हम वी से ही करते हैं। ठीक है, जब आपके पास क्लोज सर्किट है और करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तब हमारे पास ये फैक्टर आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। जैसे पहला केस अगर मैं बात करूं, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, तो क्या होगा भाई? मान लो आपके पास ये ऐसे है,
लेट्स से आपके पास ये एक सेल है और ये उसका छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिया, इसको आप ई से रिप्रेजेंट कर लो, और ये आपके पास हो गया क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें मुझे बताओ ई और वी में क्या रिलेशनशिप है? मैम V इक्वल टू E माइनस IR। यस बिल्कुल। यस मैम। हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ आपके रूल्स भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या पहले करंट की डायरेक्शन अज्यूम करते हैं। लेट्स से ये हमने करंट की डायरेक्शन ली है, ये जा रहा है। तो जब आप किरचॉफ लॉ की हम बात कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ में ये होता है कि हम लोग जब मूव कर रहे हैं क्लोज सर्किट में, अगर हम रेजिस्टेंस से गुजर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन में गुजर रहे हैं, तो हम लोग उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं? नेगेटिव में। नेगेटिव। ठीक है, तो आप करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आप नेगेटिव लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है। सेकंड, अगर बैटरी की बात करूं, अगर मान लीजिए मैं पॉजिटिव बैटरी की तरफ आगे लूप पे घूमते हुए, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पे आई, तो मुझे जो पोटेंशियल लेना है डेल्टा वी, वो क्या लेना है? नेगेटिव। अगर मैंने पहले इसको फेस किया, मान लो मैं ऐसे आई हूं इसके पास, छोटे वाला जो नेगेटिव वाला जो आपके पास साइड है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये दो तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक दो चीज और, मान लीजिए अब आगे करेंगे हम लोग जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर रहे हैं, अगर इस तरीके से कनेक्टेड है, मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो नेट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। E2। अगर उल्टा हो जाए आपके पास, मान लो इस तरह हो, तो आपके पास E1 माइनस में E1 माइनस E2। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं इसमें ऐसे घूम रही हूँ, ठीक है, तो यहां से जब मैं चली, अब मैं करंट की डायरेक्शन के अपोजिट नहीं हूं, तो पॉजिटिव तो आ नहीं सकता। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई आर बट नेगेटिव। इधर की बात करें, अब इसमें भी करंट की डायरेक्शन में हो, माइनस आई आर, और यहां मैंने पहले नेगेटिव को फेस किया, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस E। ये सारे पोटेंशियल आगे ना हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 0, यस राइट। मैम। अच्छा, आई आर, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके V होगा। पोटेंशियल है, यही तो वी है। जो इस पूरा बैटरी में से अब आप करंट ले रहे हो, तो इसके अक्रॉस जो टोटल आएगा बाहर, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही तो शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम वी भी पुट कर सकते हैं। चलो पहले आई का ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू आई कॉमन आर प्लस आर, तो आई क्या आ जाएगा आपके पास? E बाय में आर प्लस आर। ये याद होना चाहिए एक पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर मैं इसको V की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो इसको मैं V पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा आपके पास? V इज इक्वल टू E माइनस में आई आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए। समझ में आया वाला? क्या किया मैंने? इसको V पुट कर लिया, आई आर को मैंने V पुट कर लिया, तो ये V इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है, और E माइनस में आई आर। समझ में आ गई ये बात? हाँ जी। मैम मेरे को सब समझ में आ गया, बस एक चीज समझ में नहीं आया मैम। जो ये लूप होता है मैम, उसकी डायरेक्शन में जब करंट जा रहा होता है तब तो पॉजिटिव लेता है ना पोटेंशियल को? किसको? पोटेंशियल को? मैम अगर लूप की डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, तो मैम जैसे आई आ रहा है, तो मैम वो हाँ, पॉजिटिव में आएगा ना? तो ये वाला तो पॉजिटिव ही मैम आएगा बेटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, ईएमएफ में से आपने कुछ माइनस किया, वोल्टेज तो पॉजिटिव ही आएगी ना। मैम वहां पे तो आपने सही लिख रखा है मैम, लेकिन जब हम शुरुआत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव में आएगा ना? पॉजिटिव आई आर प्लस आई आर माइनस ई। देखो क्या होता है कि ये जो साइन कन्वेंशन है ना, कई बार हम लोग करंट का डायरेक्शन, मान लीजिए हमने कुछ गलत ले लिया, तो अपने आप एडजस्ट कर देता है, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जो कह रहे हो, आपका प्रॉब्लम ये है कि वोल्टेज तो पॉजिटिव आना चाहिए आर के अलॉन्ग, ये बोल रहे हो ना? यस मैम। मैम जो ईएमएफ है वो नेगेटिव आना चाहिए। मैम इक्वेशन को राइट साइड कर देंगे तो वैसे ही साइन चेंज हो जाएंगे। यस मैम, वैसे साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैम कोई ये फर्क एक नहीं। तरह से समझने का वो था ना। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर हम मान लो इधर, तो वी तो पॉजिटिव ही है ना। मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझी, क्या प्रॉब्लम है? नथिंग मैम, कोई नहीं। पहली लाइन में कह रहा है मैम, वो डायग्राम के नीचे वाली लाइन, हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? वो कह रहा है प्लस आई आर और माइनस ई होना चाहिए। हाँ, तो उसमें क्या, हाँ सही बोला आपने कि अगर हम इन एलिमेंट्स को इस तरफ ले जाएं तो वो बात हो जाएगी। वो तो आपके पास हमने जो रूल्स बनाए वो इसी तरह बनाए ना, वो सारे साइंस अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं।
अगर आप उस तरीके से देखना चाह रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में घूम रहे हो, एक ही यस बात। मैम, मैं यही नहीं समझा था कि आपने माइनस का लॉजिक क्या था यहाँ पे, कि माइनस साइन आपने लिया था यहाँ पे। अच्छा, वो बेटा किरचॉफ्स लॉ है, वो लूप मैं घूम किस तरह रही हूँ सर्किट में उसके हिसाब से लगाया ना। अगर मैं ऐसे लगाती, आपको याद हो कि अब अभी पीछे भी करा था हमने साइन कन्वेंशन, इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है इधर, ठीक है, और करंट की डायरेक्शन हम ले रहे हैं अपोजिट, लेकिन करंट है ही इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, समझ रहे हो? तो ये साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से देखोगे तो आप जो बोल रहे हो वो आंसर भी आ जाएगा। ओके मैम। आई डोंट नो कि मैं आपको समझा पाई या नहीं, लेकिन हम डिस्कस नहीं कर मैम, अब समझ में आ गया। आपने शायद लूप का जो आपका वो था ना पर्सपेक्टिव, आपके लूप का वो अलग था, वो मेरे अलग था। हाँ, आपने इसको ऐसे ऐसे घुमाया होगा, या तो इस तरफ में चल रहे हो आप, जी मैम। ठीक है। चलिए फिर आगे चलिए। तो डिस्चार्जिंग का केस हो गया, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जो स्टार में मैंने मेंशन किया है, ठीक है। फिर आपके पास है व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग, सॉरी डिस्चार्जिंग का तो हमने कर लिया ना, बैटरी इज चार्जिंग। तो हम कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पर आपके पास है, वहां पे प्लस आ जाता है ना बस। हाँ बस इतना ही फर्क है। ये आपके पास स्मॉल छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मान लो ई है, और ये मान लो मैंने इसको चार्ज करने के लिए एक इधर सेल लगाया है, ठीक है। तो यहां से आपके पास इस तरह चल रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल V है। अगर वही सेम चीज अब इस पे लगा के देख लो, मान लो मैं इधर चल रही हूँ, तो यहां से मैं गई तो ये आ गया -E, और ये करंट की डायरेक्शन में -IR, और ये +V इज इक्वल टू 0। तो V आपके पास क्या आ गया? E प्लस में IR। क्लियर है बात? और अगर मैं I की फॉर्म में लिखना चाहूं तो I कैपिटल R E प्लस में IR, तो आपके पास I क्या हो जाएगा? E y में R प्लस में R। समझ में आई? कुछ गड़बड़ तो नहीं है I वाले फॉर्मूले में? मैम R माइनस R होना चाहिए ना, आपने उसको दरवेजा से कंपेयर कर रहे हो। हम्म, हाँ, माइनस आएगा नीचे आई वाले फॉर्मूला में। ये माइनस आएगा ना, एक सेकेंड। हाँ जी, तो अगर लूप की बात करें हम लोग, पहले अगर हम इधर चल रहे हैं तो +E, अच्छा यही +E आ जाएगा। इधर ऐसे लिया ना मैंने क्लॉकवाइज, तो +E, फिर आएगा -IR, फिर +V, ठीक है भाई? मैम पहले यहाँ पे नेगेटिव मिला तो नेगेटिव भी आनी चाहिए ना। मैम सही तो है। नहीं, सही कहा है बेटा, मैं कंफ्यूज हो गई, रुको। -E रहेगा। माइनस ही आएगा मैम ना। ई अपॉन कैपिटल आर माइनस नहीं, स्मॉल आर। फॉर्मूला तो मुझे याद है, फॉर्मूले में तो बीच में माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या गड़बड़ कर दी मैंने? ये आएगा आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जा ही रहा आएगा, ये तो ठीक है। अच्छा ये भी तो अच्छा ये -IR आएगा, ठीक है। ये आपके पास +V ही आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मैम माइनस आएगा ना, वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो माइनस भी आना चाहिए। मैम नेगेटिव भी आएगा ना। नहीं, नेगेटिव का तो हम लोग वो साइन तो ये लिया था ना कि नेगेटिव अगर आपके पास हम फेस कर रहे हैं तो पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव फेस कर रहे हैं तो नेगेटिव आता है। बताओ क्या गड़बड़ है? पहली लाइन उसके पहले नेगेटिव आना मेरे चाहिए। हिसाब से मैम माइनस भी होना चाहिए वहाँ पे। मैम V इक्वल टू P मैम दोबारा ये में दिक्कत है। पहले सही था। पहले सही था। यस मैम, माइनस ही आएगा, पहले सही था। बैटरी चार्ज करने के लिए जाना तो इधर ही पड़ेगा, और ये हो गया, ठीक है, ये ठीक है। ये आएगा -E, और फिर आएगा आपके पास -IR +V इक्वल्स टू 0। यही तो लिखा था ना मैंने, E प्लस में IR। यस मैम, यही तो लिखा था। हाँ ये लिखा था -E -IR, V की जगह हम पुट करें अगर +IR इक्वल्स टू 0, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? I की फॉर्म में रिजल्ट नहीं बन रहा था, ये दिक्कत आ रही थी। I की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? ये आपके पास आएगा I माइनस, इसको पुट करो आप, IR -IR इक्वल्स टू E।
तो आर कॉमन, सॉरी आई कॉमन, आर प्लस आर माइनस आर इक्वल्स टू ई, तो आई आपके पास आएगा ई बाय में आर माइनस में आर। इधर कितना आ रहा था, ठीक आ रहा है, ठीक है बेटा। यस मैम। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा और एक आपके पास ये रिजल्ट हो जाएगा व्हेन बैटरी इज चार्जिंग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक केस और, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए, यानी ओपन सर्किट अगर हो गया, मैम वी इक्वल्स टू आ जाता है, V इक्वल्स टू E आ जाएगा, क्योंकि R आपके पास क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आप किधर ही रख लो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर किन्हीं भी फॉर्मुले में पुट करके देख सकते हो, आपके पास V इज इक्वल टू E आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट के शॉर्ट सर्किट अगर हो जाए, तो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो क्या होगा भाई, मान लो ये आपके पास इस तरीके से है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये स्मॉल r हो गया, ये E हो गया, तो शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, मैम वी ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आप इसी लूप में घुमा के देख लो, देखो करंट जा रहा है यहाँ से, ये आएगा आपके पास क्या, करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर प्लस ई इक्वल्स टू 0, यही आएगा ना, यानी E इज इक्वल टू आई आर हो गया, राइट। तो पोटेंशियल ma'am. किसकी इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो। 0, पोटेंशियल आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा। मैम जीरो किस केस में हुआ है? हाँ जी, क्या कह रहे हो, मैम जीरो किस केस में हुआ है? ये शॉर्ट सर्किट के केस में, जब आपके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिया, आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही कोई नहीं दिया, तो आपके पास ड्रॉप किसके अक्रॉस आएगा, वी ओके कहाँ आएगा, आएगा ही नहीं, सिर्फ आपके पास ई है, दैट इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है सारे केसेस, यस मैम। ठीक है। यस यस मैम। मैम। अच्छा, अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, जो एक सेट मैंने देखा, सारे क्वेश्चन इस एक ही टॉपिक पे आए हुए हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हम लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, दूसरा सेल ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तीसरा ये, एंड ऐसे सो ऑन करके मान लीजिए n सेल्स हैं आपके, जो कि कनेक्टेड है इस तरीके से, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि इसका R इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे, ये R1 है मान लो, ये R2 है एंड सो ऑन, ये E1 है, ये E2 है, E1 है। तो मान लीजिए कि सारे सेल्स, ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो है वो सेम है, और आपके पास सारे EMF में सबसे सिंप्लीफाइड केस बता रही हूँ आपको, E1 E2 ये सारे सेम है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ जरा, सम कर देंगे ना। सम कर देंगे, तो N अगर R है तो NR कर दूं, यस मैम। और ऐसे ही आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी, E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, सम ही होगा। एनी सम हो जाएगा NE। और फॉर्मूला हमारे पास करंट का क्या आया था, करंट का फॉर्मूला ई अपॉन I इज इक्वल R टू, प्लस ये आपके पास आएगा E इक्विवेलेंट बाय में R प्लस में R इक्विवेलेंट, यही था। यस। डिस्चार्जिंग का केस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, NE बाय में R प्लस में NR, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस मैम। अब पैरेलल है, पैरेलल में क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे सेल कनेक्टेड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड है, मतलब एक ही कर लो चलो अभी, फिर हम मिक्स्ड वाला जब करेंगे तब बहुत सारे ले लेंगे। मान लो ये आ गया आपके पास, ठीक है, इस तरीके से ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है बैटरी से, तो ये आपके पास मान लो E1 है, ये E2 है, E3 एंड सो ऑन, नीचे कितने रोज हैं, ये M रोज ले लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनका R1 R2 R3 एंड सो ऑन मैं मान लेती हूँ सेम है सारे, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E3 एंड सो ऑन, E के इक्वल है, ठीक है। और R1 इक्वल्स टू R2 इज इक्वल टू R3, ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब मुझे बताओ E इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में, और R इक्विवेलेंट क्या होगा,
R इक्विवेलेंट होगा R by N और E इक्विवेलेंट R by M, इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सिंपली by E, जो एक सेल का है ना वही पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये तब लिखा है हमने जब सारे के सारे सेम है, अगर सेम नहीं होंगे तो अभी मैं बताऊंगी उसका भी क्या फॉर्मूला रहेगा। तो इक्विवेलेंट ये हो गया, ये हो गया। अब I की वैल्यू क्या थी भाई? इक्विवेलेंट बाय में R प्लस में R इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू E बाय में R प्लस में R बाय M। तो क्या हो जाएगा? M E M R प्लस में R। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मिक्स कर लो। ठीक है, ऐसे मिक्स कर लो। ऐसे एक आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया आपके पास, एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे हैं। मान लीजिए n सेल्स तक है, ये लास्ट वाला n है, और ऐसे आपके पास बहुत सारे रोज हैं। ऐसे अगर आप चलते जाएं तो मान लीजिए आपके पास m रोज है और इस तरफ n एलिमेंट्स है, और ये मैंने लास्ट में इसको कनेक्ट कर दिया सर्किट को। अब बताओ मुझे n इक्विवेलेंट, सॉरी R इक्विवेलेंट कितना होगा और E इक्विवेलेंट कितना होगा? बताओ भाई। R का तो पैरेलल वाला ही लग जाएगा। क्या हो गया? हाँ जी, पहले तो सीरीज का बताओ। इसका एक रो का कितना हो जाएगा? n इंटू आर हो जाएगा। सारे सेम मान रही हूँ मैं, ये ई ई ई ऐसे है, ये आर आर इस तरीके से, बट n एलिमेंट्स है, ऐसे ही है सारे। क्या हो जाएगा बताओ? आपने 2 रोज ले रखे हैं जिसमें n तक है। दो नहीं है, m है, m रोज है, दो दिखा रखी है मैंने। पहले एक रो की बात करो, ये तो सारे सीरीज में है ना, तो इनका तो मैम। R इक्विवेलेंट NR हो जाएगा फॉर Yes, वन, यस मैम। फॉर वन रो। ये आ जाएगा R इक्विवेलेंट फॉर वन रो की अगर हम बात करें, और E की बात करें तो क्या हो जाएगा फॉर वन रो? NE। NE हो जाएगा। E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? NE। ठीक है, अब इसको अब मैं सिंप्लीफाइड आपको दिखा रही हूँ। सिंप्लीफाइड कैसे होएगा? अब मैंने एक एक का सारा निकाल लिया। ये आपके पास NE और ये कितना है? NR। R ऐसे बहुत सारे कनेक्टेड हैं इस तरह, ये NR। ठीक है, ऐसे बहुत सारे M टाइम्स तक कनेक्टेड है। नीचे क्या है? M। अब बताओ कितना होगा? E इक्विवेलेंट पैरेलल में आपको पता है सेम रहता है, E NE होगा। आ जाएगा। हाँ NE। लेकिन ये कितना हो जाएगा? NR बाय M। यस यस मैम। मैम। समझ में आया? तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाइनल आपका I का? ये आपके पास MNE बाय में अपॉन R प्लस, MR प्लस NR। ठीक है, ये हो जाएगा NR बाय में M, यानी NME बाय में MR प्लस में NR। ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे इन रिजल्ट्स को देख के बताओ कि इसमें मैक्सिमम करंट कब होगा? इसमें सीरीज वाले में। जब आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होगा NR से, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे तो देखो, एक सिंगल सेल से जो आ रहा था उसका n गुना हो गया करंट। यस और नो? ठीक है, इस केस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम करंट कब होगा? R by M वेरी वेरी हाई हो जाएगा। हाँ, तब आपके पास m टाइम्स हो जाएगा। और इस केस में कब होगा? इस केस का आपको याद रखना है, जब NR इक्वल्स टू NR इक्वल्स टू MR होता है। एक सेकेंड में चेक कर लूं। ये हम लोग वैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ना, इसको अंडर रूट स्क्वायर वगैरह में करके निकालते हैं। समझ में आया? ये होएगा आपके पास MR इज इक्वल टू NR।
ये बेटा याद रखो, इंपॉर्टेंट है। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आर कितना हो गया आपके पास, एन स्मॉल आर बाय में एम। स्मॉल आर बाय एम क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। जब एम रोज थी आपके पास, उसका एन गुना हो गया। जब ये इक्वल होगा तब मैक्सिमम करंट होगा। हाँ, तब मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। जब ये फैक्टर मिक्स में, हमेशा याद रखो, अगर ये इक्वल है तो मैक्सिमम करंट होगा इसके अंदर से। क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी चलो इस क्वेश्चन से ही हो जाएगा। देखो, दो सेल्स अगर ईएमएफ E1 E2 एंड रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन फिगर, द इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? तो इसके लिए मैं सीधा आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। मान लीजिए अभी तो हमने सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपके पास जो E है वो सेम है, R है वो सारे सेम है। अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप कैसे करोगे? मान लो आपको ये दो एलिमेंट इस तरीके से दे रखा है, तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका, E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 डिवाइडेड बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। इसको सॉल्व करोगे, टू एलिमेंट्स का आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास इसी तरीके से 3 एलिमेंट्स और तीनों का ईएमएफ अलग, तीनों का रेजिस्टेंस अलग, तो कैसे करते? सेम, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, और नीचे आ जाता आपके पास 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3। आप कर इसको डायरेक्ट तरीके से भी सकते हो, मतलब पोटेंट, ये किरचॉफ्स लॉ है, ये लगाओ, करंट वगैरह निकालो, ठीक है, उससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको देख के बताओ क्या आंसर आएगा आपका। मैम बी। मैम बी। बी आएगा, हाँ बी आएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये वाला करो फिर। 3 cells each of EMF E and internal resistance R are connected with external resistor as shown in figure. The value of current flowing in the circuit will be, पहले आप इसमें E equivalent निकाल लो कितना होगा, R equivalent 3E। निकाल लो कितना होगा, E equivalent कितना होगा? आपको पता है, दो तो 3E। अपोजिट अटैच है तो कैंसिल ही हो जाएंगे, एक बचेगा E। R मैम equivalent E। कितना हो जाएगा, 3R। 3R। फॉर्मूला क्या था, E equivalent बाय में R प्लस में R इक्विवेलेंट, ऐसे ही था ना? तो कितना हो गया आपके पास, E बाय में R प्लस में 3R। आर माइनस नहीं होता? माइनस क्यों होगा बेटा? माइनस तो उसमें आएगा ना जब चार्जिंग वाला केस होता है। ओके। ठीक है, मैम E इज इक्वल टू E कैसे आया? क्या चीज बेटा? मैम फर्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट कैसे आया? अभी मैंने आपको बताया था ना कि मान लो ऐसे अगर आपके सेल्स कनेक्टेड हैं इस तरह, तो क्या होगा, डिफरेंस। E1 E2, तो E1 माइनस E2 ऐसे करते हैं ना। अब आपके दो ऐसे कनेक्टेड है, एक ऐसे कनेक्टेड है, तो ये आपके पास तीनों इक्वल दे रखे हैं, तो E माइनस E प्लस E ये हो जाएगा, और है तीनों सीरीज में, तो नेट आपके पास E आ जाए। ठीक है, यस मैम। चलो ये निकालो फिर। When a cell is connected across external resistance 5 ohm, current of 0.25 ampere flows through the circuit. ये जितना भी क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और इकट्ठे आए हुए हैं सीक्वेंस में, 5-6 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, when a cell is connected across external resistance 5 ohm, a current of 0.25 ampere flows through the circuit. If the external resistance is replaced by 2 ohm, a current of 0.5 ampere flows through it. The EMF of the cell in the circuit is कितना होगा? ये सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी का आपके पास क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं सीयूईटी में, प्रूफ मिल गया अभी आपको। मैम ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मैम इसमें निकालिए बच्चे भी। हाँ जी बेटा, नेट निकालना है ना इसमें? क्या कह रहे हो? मैम ई नेट निकालना है ना इसमें? हाँ जी, ईएमएफ ऑफ सेल इन द सर्किट। ओके। आपका आंसर सही नहीं आया अभी जिसने बताया था, दोबारा निकालो बेटा। बी है क्या? क्या आंसर?
निकालो निकालो, पहले चेक करो सही निकाला है या नहीं। EMF ऑफ सेल कह रहा है ना, तो फिर क्या फॉर्मूला लगाया है? फॉर्मूला बताओ क्या लगा रहे हो? D is equal to IR. आपके पास क्या आएगा फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू ई बाय में आर प्लस में आर, यही होता है। हाँ ऐसे करना है। ठीक है, अब आई आपको दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है। मतलब पहला केस आपका क्या है? अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम। तो ये ई बाय में आर कितना है? 5, स्मॉल आर नहीं पता। करंट कितना है इसमें से? 0.25। पहला इक्वेशन बन गया। यस दूसरा मैम। इक्वेशन क्या बनेगा? 0.5 ई 2 प्लस में आर। अब सॉल्व कर लो जरा, इसको सॉल्व करके बताओ दोनों इक्वेशंस को। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों निकाल के बताओ। सभी बच्चे निकालेंगे? R तो 1 आएगा। बिल्कुल, दूसरा भी निकाल दो। R इक्वल्स टू 1 ओम। इजी कर दो इसको, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो फर्स्ट इक्वेशन को, देन सॉल्व इट। D होगा। मैम E हमारा 3/2। 3/2 कितना हो गया? 1.5। मैम ये डी आंसर। ऑप्शन 1.5। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है? चले आगे। D. 2 से मल्टीप्लाई करा है। 2 वहां से पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। 2e बाय में 5 प्लस आर इक्वल्स टू e बाय में 2 प्लस आर। इसको सॉल्व करो, इजी हो जाएगा। फिर ई से ई भी कैंसिल हो जाएगा, आर निकल जाएगा। फिर आर की वैल्यू उठा के फर्स्ट दो, ई आ जाएगा। क्लियर है? आर तो आ गया मैम, आर के बाद कैसे करना है फिर? इक्वेशन आर में के बाद आप इस इक्वेशन में पुट कर लो ना बेटा। आर की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, आप Yes, यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करो, फिर ई का वैल्यू आ जाएगा। ओके मैम। चलो ये वाला करो। Two identical cells, each of EMF E and internal resistance R, when connected in series or in parallel across external resistance capital R, gives the same value of current. Then the relation between R and capital R is। कीजिए सारे बच्चे। पहले एक बार उसको सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, फिर पैरेलल में कंबाइन कर रहे हैं, और आपके पास क्या है? करंट दोनों में सेम होना चाहिए। फॉर्मूलाज को कंपेयर करो और रिलेशनशिप निकालो कितना आएगा। इतनी देर लग रही है? आवाज आ रही है क्या? कहीं मेरा नेट चला गया हो? आ रही है मैम। मैम आ रही। निकालो निकालो। मेरा तो कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आ रहा है। हाँ यही आंसर है, इसमें मिस्टेक है बेटा, यहाँ इक्वल आएगा। ठीक है, क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी, वेरी गुड खुशी। निकाला कि नहीं बच्चों? सीरीज में करंट बताओ क्या होता है? E/R + R।
एनी अपॉन में, मान लो बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड हैं, एनी अपॉन में आर प्लस एन आर, यही होता है ना। और पैरेलल में क्या होता है? ME अपॉन MR अपॉन R प्लस हाँ, R। क्योंकि चलो यहाँ पर हमारे सेल सेम है, कोई जरूरी नहीं है नंबर ऑफ रोज और जो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं सीरीज में सेम हो। तो आपके पास क्या आएगा? ये आता है हमारे पास ME बाय में R प्लस में, यहाँ क्या आएगा? NR बाय ये आपके M कैपिटल R प्लस स्मॉल R। एक सेकंड, हमारे पास सीरीज में थे, सीरीज में आप क्या होता है NR, फिर हम लेते हैं NR बाय M, NR बाय M, और ये आपके पास आएगा N, यही था ना। फिर हम मैम इसको पहले वाले में जो वो आर बाय एम होता है ना R बाय M मैम। मैम एन ही थोड़ी होता है वहाँ अच्छा, पे। मिक्स कर दिया मैंने, ठीक ठीक, हाँ Yes, ठीक है sir. ठीक है, मिक्स कर दिया था। ये आपके पास हटा दो, और ये ठीक है, ठीक है, इतना ही होता है ना। यस मैम। तो अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास ME बाय में MR प्लस में स्मॉल r। हाँ, अब क्या होगा कि दोनों में करंट सेम दे रखे और टू आइडेंटिकल सेल्स हैं, N और M भी सेम है, N और M भी सेम है और करंट भी सेम है, तो मैं NE बाय में R प्लस में NR इक्वल्स टू NE बाय में NR प्लस में R कर दूं, ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या आ गया आपके पास? R प्लस में NR इक्वल्स टू NR प्लस में R, यही आ रहा है भाई। यस तो आपके मैम। पास क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r आ जाएगा। क्लियर? यस मैम। कॉमन ले लो, NR को एक तरफ ले जाओ, R कॉमन ले लो, स्मॉल r को एक तरफ ले जाओ, R कॉमन N-1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ गया आप CUET में किस तरह के क्वेश्चन है, टॉपिक कैसे करना है, पढ़ना है, और उससे रिलेटेड जो मेजर कंक्लूजन्स हैं उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस है डायरेक्ट। चलो ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है, द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस of a cell with current drawn from the cell is correctly represented by C। C। yes, बाकी बच्चे बताओ भाई, खुशी सही बता रही है या नहीं? हाँ जी बताइए। देखो V आपके पास था क्या? करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ड्रॉन का मतलब डिस्चार्ज ही हो रहा है ना। फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू E माइनस में IR, सी होगा। बिल्कुल, V इक्वल्स टू इसको माइनस IR प्लस में E कर लो, इसको इक्वेशन जो होती है Y इक्वल टू MX प्लस C से कंपेयर कर लो, ठीक है। जब आपके पास V 0 है तब यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? V 0 है तो आपके पास कितना वैल्यू हो जाएगा? करंट निकाल लोगे, I इज इक्वल टू E बाय R, ठीक है, वो ये वैल्यू हो गई। और अगर आपके पास अगर V 0 हो रहा है, ठीक है, अब करंट अगर 0 हो रहा है तो V इज इक्वल टू E आपके पास आ जाता है, तो वो ये वैल्यू होगी। तो ये आपके पास करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है सबको? अच्छा, मुझे एक ग्राफ और बना के दिखाओ, चलो आप बताओ किस तरह का नेचर होगा अगर मैं EMF और रेजिस्टेंस की बात करूं। कांस्टेंट। कांस्टेंट, यस। अगर हम EMF और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये EMF है, ये रेजिस्टेंस है। आपको पता है EMF तो सेल के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो आपके पास तो सेम ही रहेगा, इस तरीके से आएगा। अच्छा, V और R का कैसा आएगा ग्राफ, ये बताओ। इंक्रीजिंग। ये आपके पास ऐसे आएगा, और V और R का ग्राफ आएगा आपके पास इस तरह। अब अगर देखो इन्होंने एक केस का ग्राफ पूछा हुआ है तो अगली बार इन दोनों केसेस में से आने के चांसेस हैं। आपको पता है कि V का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो E ही होता है, और अदरवाइज वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो जैसे V इक्वल्स टू E माइनस IR होता है, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू E माइनस में V बाय R इंटू स्मॉल r। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो V इंटू में 1 प्लस में स्मॉल r बाय में कैपिटल R
इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से आपके पास v निकल जाता है बेटा। v कितना आ जाएगा, यहाँ लिख रही हूँ, e बाय में 1 प्लस r बाय में कैपिटल R। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि r के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं। जैसे r अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो इसका वैल्यू कितना जा रहा है, r अगर 0 जा रहा है तो वैल्यू कितना जा रहा है। अगर r की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो रही है तो डिनोमिनेटर में फैक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बताइए। अगर r बढ़ रहा है आपका तो ये जो चीज है घट रही है, यानी ये पूरी घट रही है, यानी ये पोटेंशियल क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, सिंपल। तो ये सारे ग्राफ हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर हो गया। इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन आपकी किरचॉफ लॉ वगैरह पे और कुछ थोड़े बहुत पावर वगैरह की कुछ चीजें रह रही है, ये इस तरह होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्वेश्चंस देख लेना। और बाकी के जो सेट्स हैं मॉक वगैरह में, वो मैं निक्रॉम वाला जो आपने पूछा वो भी मैं देखती हूँ, उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया हुआ हो। कैपेसिटर चैप्टर वाले का